क्या होता है? सबसे सिंपल सा सवाल, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को बताए थे कि कोई भी चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज पर एक बल लगाता है, लेकिन वो बल लगाने का एक सीमा है कि 2 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक वो लगा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका भेजे तो वहां भी यहाँ वाला चार्ज बल लगाएगा। तो वही जो उसका क्षेत्र है जहां तक वो बल लगा सकता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताए थे, विद्युत रेखा, विद्युत बल रेखा भी उसको कहते हैं। क्या होता है बताओ? विद्युत बल रेखा क्या होता है? पढ़ते तो कम से कम बताओ। विद्युत बल रेखा क्या होता है? ये एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा, जो हम लोग विद्युत बल को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितना ज्यादा विद्युत बल रेखा रहेगा उतना ही ज्यादा वहां पर मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है ना? इतना चीज। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स बताए थे तुम लोग को। फ्लक्स के बताते हैं कि जितना विद्युत बल रेखा पास कर रहा है उसी को फ्लक्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला भी लिखा है Q बटा एप्सिलॉन। ये सब चीज देख रहे हैं कि कहां से तुम लोग को याद है, सब पढ़ा करो। देखो फिजिक्स में तुम नहीं पढ़ोगे तो दोबारा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से संबंधित रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पिछला चीज का तुमको जरूरत पड़ती रहेगा, पिछला चीज का जरूरत तब भी पड़ेगा तो याद करोगे तो ना आगे पड़ेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत ध्रुव पढ़ा दिए थे। विद्युत द्विध्रुव शायद नहीं पढ़ा है। डायपोल इसको कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। हमको दिक्कत हो जाता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में शब्द हम कभी पढ़े नहीं और उसको हमको पढ़ना पड़ता है हिंदी, क्योंकि द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायपोल। डाय मतलब दो और पोल मतलब ध्रुव, तो द्विपोल, द्विध्रुव हो गया। द्वि मतलब दो और पोल मतलब ध्रुव हो जाता है। चलो हेडिंग डाल दिए। और तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं ध्रुव मतलब क्या होता है। ध्रुव का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो कभी हिलता ना हो, मतलब जो बदलता ज्यादा नहीं हो, जिसके आसपास सब कुछ केंद्रित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो इसको लिखो, पहले हेडिंग डाल देते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जब भी द्वि का नाम आ गया मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा चीज होगा जो दो को होगा, है ना? तो द्विध्रुव होता क्या? तो एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो तीसरा प्रकार का चार्ज है नहीं। पहले भी तुम लोगों को बता चुके हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक चार्ज, एक आवेश होता है पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और दूसरा होता है नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़िया ही खराब है, दोनों सेम चीज है, बस एक का नाम क्या है? पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। तो शब्द में मत जाना कि नेगेटिव मतलब खराब, नेगेटिव मतलब वो कम पावर वाला, पॉजिटिव मतलब ज्यादा पावर वाला। वह बहुत रोमांचक चीज है, इसको समझना ध्यान से। हमको 2 मतलब वस्तु मिला है, वो ऐसा वाला वस्तु और एक ऐसा वाला वस्तु। मान लो 2 वस्तु हमको मिला। अब हमको बोला गया कि हमको इनमें इसको नाम रखना है, इनका नाम राम रखना है, होगा राहुल, ऐसा करना। एक का नाम राम रखना है और दूसरे का क्या नाम रखना है? रावण रखना है। जबकि दोनों में से कुछ हम क्या नहीं, हमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये सब क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम से भी देख तो सकते नहीं है। और दोनों का नेचर एक दूसरे से क्या था? विपरीत। मतलब अच्छा या खराब वाला विपरीत नहीं, एक ऐसा था तो दूसरा वैसा था, मतलब दोनों का नेचर एक दूसरे से क्या था? विपरीत। तो वहां पर जो वैज्ञानिक को दिया गया था, कूलम को दिया गया था नाम बताने के लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं, बस बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोला कि एक को पॉजिटिव रख देते हैं और एक को नेगेटिव। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको दे देते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन होता है उसको दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज। बस इसीलिए एक का नाम नेगेटिव पड़ गया, दूसरे का पॉजिटिव। अगर उस टाइम वो प्रोटॉन को नेगेटिव दे देते तो आज नेगेटिव जिसको पढ़ते हैं उसको क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव पढ़ते हैं, और जिसको पॉजिटिव पढ़ते हैं उसको क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव। तो यही बात हो गया कि
देने पर हम इसका नाम राम दे दिए, इसका राम, तो इसको अगर रावण दे देते या इसको राम दे देते तो नाम भी दोनों का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कि डायपोल क्या होता है। लिखो इसमें दो विपरीत एवं समान परिमाप के आवेशों को यदि कुछ दूरी पर रखा जाए तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको लिखो, इंग्लिश में भी लिखवा देते हैं। इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड at some distance, then it is called electric dipole। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया निगेटिव, एक हो गया प्लस क्यू और दूसरा हो गया माइनस। एक चीज ध्यान देना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, बराबर। अगर ये +5 कूलम है तो ये -5, ऐसा नहीं कि -4 -10 ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। और दोनों के बीच कुछ दूरी है जिसको हम क्या कर देते हैं, d। दूरी को हम क्या कर देते हैं, d कर देते हैं। तो यदि दो समान एवं विपरीत चार्ज अगर कुछ दूरी पे रखे गए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलो लिखो जल्दी से इसको। आगे बढ़े। अब हम लोग एक नया चीज इसमें पढ़ेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब होता है डायपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या होता है, डायपोल मोमेंट। मतलब ये एक फॉर्मूला है एक तरह से। मान लेते हैं कि ये चार्ज है +q और ये चार्ज है -q। एक चार्ज +q, एक चार्ज है -q। तो इन दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कितना है, 2a। दूरी कितना है, 2a। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको p से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, p से। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी। तो p बराबर हो जाता है q into 2a, मतलब चार्ज गुना दूरी। तो q into 2। और इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो उन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन। तो इसका फॉर्मूला हो गया p बराबर 2aq into a कैप। का मतलब हो गया उसका जो दिशा है इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, चलो लिख लो इसको जल्दी से। द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर लिख देना, ये एक सदिश राशि है। क्या है, ये एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है। दूसरा चीज, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर होता है ना।
चार्ज का होता है कूलम और दूरी का होता है मीटर। तो चार्ज गुना दूरी का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इनटू मीटर, यानी कि कूलम मीटर। सेंटीमीटर में समझ लेना इसको, सी लिख लेते हैं गुना मीटर, कूलम मीटर। और मैं इसका आंसर हम इधर देखते हैं, कोई सेंटीमीटर नहीं होता, जैसे दोबारा पढ़ोगे, मान लो 2 दिन बाद पढ़े तो तुमको याद नहीं रहेगा कि कूलम मीटर है, क्या समझ लोगे? सेंटीमीटर। लिख दिए आंसर में क्या? सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक हम डायपोल यहाँ पर बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ये डायपोल है, इसका ये चार्ज है Q और ये है -Q, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2। तो हम यहाँ पर दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं क्या? एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? एक्सिस। और एक है यहाँ पर, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल। ये हो गया एक्सियल, इसको एक्सिस की जगह एक्सियल कर दो, इसको कहते हैं एक्सियल और इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। तो हमको दोनों लाइन पर निकालना है। मान लो कि कोई बिंदु है यहाँ पर, कोई बिंदु है यहाँ पर, इसको हम P1 कह देते हैं, ठीक है? और ये बिंदु है यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं P2। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पर? एक्सिस पर, तब क्या फॉर्मूला होगा? और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पर, तब क्या फॉर्मूला होगा? तो ध्यान से इसको देखते हैं, इसको बहुत ही आसानी से समझो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है कहाँ? एक्सियल पॉइंट पे। कहाँ पर? एक्सियल पॉइंट। ये हो जाता है A2KQA/RQ। क्या हो जाता है? 2KQ/RQ इनटू A कैप। A कैप का मतलब होता है कि इसका दिशा कहाँ पर होगा? इस तरफ। इन दोनों चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका दिशा कितना हो? किधर होगा? A की तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 2KQ/A/RQ, ठीक है? सॉरी, RQ बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, RQ। RQ का मतलब हो गया कि यहाँ से इसका दूरी, इसको क्या कहते हैं? R। यहाँ से उस पॉइंट का जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? R। चलो, अब हमको अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर लिखना है तो ये हो जाएगा KQA/RQ, और इसका भी दिशा किधर होगा? A के तरफ। मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का देखें तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट से क्या है? दुगना। कितना है? दुगना। दिख रहा है ना? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं, ठीक है? तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो इससे ये वाला क्या होगा? दुगना होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह देते हैं E1 और यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह देते हैं क्या? E2। तो जो E2 होगा वो E1 का आधा होगा और जो E1 होगा वो होगा 2 गुना E2, मतलब E2 से कितना गुना ज्यादा होगा? 2 गुना ज्यादा, ठीक है? तो एक हो गया एक्सियल पॉइंट और दूसरा हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सियल पॉइंट और ये हो गया कौन सा पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। चलो जल्दी से छापो इसको।
आगे बढ़े इसमें, जल्दी लिखो जल्दी इसको। एक छोटा सा इसमें और टॉपिक बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे गॉस लॉ में। गॉस लॉ बहुत आता है, गॉस लॉ से क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक में टाइम लगेगा, लेकिन उस टॉपिक को करना बहुत जरूरी है। टॉवर को समझते हो? टॉवर, हाँ, टॉवर का मतलब होता है आघूर्ण, उसका हिंदी होता है आघूर्ण। आघूर्ण का नाम सुना हो कभी? क्या होता है आघूर्ण? लिख देते हैं यहाँ पर, इस शब्द का कभी जिक्र देखे हो कहीं पे? आघूर्ण देखे हो? कहाँ इसका नाम सुने? आघूर्ण का पढ़ने मतलब पढ़ाई में, ऐसा कुछ खेलते कूदते नहीं नाम सुनोगे, पढ़ाई में इसका नाम सुनना है कि 11th में बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना रहता है। 11th का वो पूरा चैप्टर है, मतलब 11th का सबसे बड़ा चैप्टर बताओ, फिजिक्स का कौन सा है? फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? रोटेशन, ठीक है ना। सॉलिड बॉडी डायनेमिक्स उसको पढ़ते हैं ना, ठोस वस्तु का डायनेमिक्स उसको पढ़ते हैं। तो उसमें एक शब्द आता है टॉर्क। आघूर्ण को हिंदी में तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्क, समझे ना। तो जैसे नॉर्मल भाषा में फोर्स का नाम सुने हो, बल, तो जैसे नॉर्मल भाषा में किसी चीज को हिलाने के लिए, चलाने के लिए, रोकने के लिए किस चीज का आवश्यकता होता है? फोर्स का। तो वैसे ही कोई घूमता हुआ वस्तु को रोकने के लिए या रुका हुआ वस्तु को घुमाने के लिए किस चीज का आवश्यकता पड़ता है? टॉर्क का, उसको कहते हैं आघूर्ण। जैसे कि अगर हम इस बोर्ड को घुमाना चाहें तो हमको यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तीन फोर्स, जिसके वजह से कोई घूरने लगता है उसको क्या कहते हैं? आघूर्ण या फिर टॉर्क। कोई भी ऐसा फोर्स जो कि रोटेशन पैदा करे उसको क्या कहते हैं? टॉर्क, उसको क्या कहते हैं? टॉर्क, ठीक है। तो अब हम एक तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, इसको ध्यान से समझना।
हेडिंग क्या है? हेडिंग बहुत बड़ा सा है, ध्यान से समझना। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन, टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका हिंदी लिखते हैं, किसी बाह्य क्षेत्र, किसी बाह्य क्षेत्र में रखे द्विध्रुव का क्या आघूर्ण, ठीक है। मतलब कि अगर हम एक डाइपोल को, अगर हम एक डाइपोल को रख देते हैं, अगर हम एक डाइपोल को रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको क्या लगता है? घुमाने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है? वो घूमने लगता है। तो घूमने वाला बल कितना है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसमें एक डाइपोल रखते हैं, इसमें क्या रख रहे हैं? एक डाइपोल। तो ये है क्या? निगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब तो ध्यान से देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ता है ना। पॉजिटिव से किसके तरफ बढ़ता है? निगेटिव की तरफ। मतलब कि जो निगेटिव चार्ज होगा वो इधर आना चाहेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेगा, उसके साथ जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव का क्या होता है? रिपल्सन। तो पॉजिटिव इधर जाना चाहेगा और निगेटिव इधर आना चाहेगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा? दोनों घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P क्रॉस E। क्या होता है? P क्रॉस E। यहाँ पर P का मतलब है डाइपोल मोमेंट, P का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पर E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका थोड़ा सा तोड़ के लिखोगे, टॉर्क ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा P गुना E गुना साइन थीटा। कोई दिक्कत? P गुना E गुना साइन थीटा। थीटा मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना है। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज अ, इसको लिख देते हैं, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा राशि है? सदिश राशि। कैसा राशि है? सदिश राशि। इसको लिख देते हैं सदिश राशि। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, लिख लो। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? इसका मात्रक न्यूटन मीटर लिख लिया। चलो इसके नीचे लिखना, कितना पहले लिखा? इसके नीचे लिखना नहीं लिख रहा है, यहाँ पे बैठना, यहाँ पे लगवा देंगे लाइट, ऊपर में ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ये वाला खुलवा करके यहाँ लाइट लगा दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऊपर में रहेगा तो नहीं चमकेगा। हो गया। चलो लिखो इसके नीचे कि जब हम किसी द्विध्रुव को, जब हम किसी द्विध्रुव को एक बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं,
एक बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब हम किसी द्विध्रुव को एक बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक आघूर्ण, उस पे एक आघूर्ण, आघूर्ण मतलब क्या, टॉर्क, तो उस पर एक आघूर्ण लगता है, उस पर एक आघूर्ण लगता है जो उसको, उस पर एक आघूर्ण लगता है जो उसको विद्युत क्षेत्र के दिशा में, जो उसको विद्युत क्षेत्र के दिशा में मोड़ना चाहता है, जो उसको विद्युत क्षेत्र के दिशा में मोड़ना चाहता है। ठीक है, तो उसमें एक फोर्स लगता है जो उसको कहां मोड़ना चाहता है, वापस विद्युत क्षेत्र के दिशा में मोड़ना चाहता है। कोई दिक्कत? चलो हेडिंग डालो गॉस नियम। थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन इसमें दे देते हैं कि गॉस नियम क्या करता है और गॉस नियम होता क्या है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। सारा जो फॉर्मूला आता है ना वो इसी से आता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो सब इसी की मदद से निकाला जाता है। तो इसमें हेडिंग डालो गॉस नियम। फ्लक्स तो तुम लोग बता चुके हैं क्या होता है। तो ये जो गॉस नियम है ना, ये उसी फ्लक्स के बारे में बताता है कि किसी भी समतल से, किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, ये हम लोग बता सकते हैं इसके मदद से, सिर्फ और सिर्फ चार्ज। ठीक है, तो चलो इसमें लिखते हैं कि गॉस नियम, गॉस नियम विद्युत फ्लक्स एवं आवेश के बीच का संबंध बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं गॉस लॉ, गॉस लॉ gives us the relation between, gives us the relation between electric flux and electric charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गॉस लॉ करता है ना कि अगर हम किसी भी वस्तु का, किसी भी सरफेस से हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो हमें बस ये देखना है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। ठीक है,
इसमें आगे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से समझना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर बंद आवेश से इस प्रकार संबंधित होता है। ठीक है। फ्लक्स बराबर होता है Q इनक्लोज का मतलब कि अंदर में कितना चार्ज है, बटा एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से इसको समझते हैं। अब बस इसको समझ लो, बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको बढ़िया से पहले समझो। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम क्या लेंगे, वो क्लोज सरफेस लेंगे। क्या लेंगे? क्लोज सरफेस। तो सबसे बढ़िया क्लोज सरफेस होता है स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर। वो लग रहा है ना, स्फीयर का मतलब हो गया गोला। एक गोला, आगे पीछे सब जगह ऐसा मतलब सर्कल नहीं है, क्या है? गोला। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे में वो बीच में वो चार्ज रख देते हैं, कितना? Q1। इसके बीच में वो चार्ज रख देते हैं Q1। यहाँ पर वो चार्ज रख देते हैं Q2 और यहाँ पर वो चार्ज रख देते हैं Q3। यहाँ पर वो चार्ज कितना रख दिए? Q3 रख दिया। ध्यान से समझना। फ्लक्स का परिभाषा जब तुम लोग को लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि किसी भी सरफेस से, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं को ही क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? सरफेस। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और सभी सरफेस से पार करेगा ना। ऐसे समझो, यहाँ से मान लो निकला कुछ, यहाँ से पार हो गया, यहाँ से कुछ निकला तो यहाँ से भी पार हो गया, और यहाँ से निकला तो यहाँ से भी पार हो गया। तो जो अंदर से बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव कहते हैं, और जो बाहर से अंदर आ रहा है उसको नेगेटिव। तो नेट टोटल निकालने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा कि अंदर से बाहर कितना जा रहा है, फिर निकालना पड़ेगा बाहर से अंदर कितना जा रहा है, और फिर सबको हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमको टोटल मिलेगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर टोटल कितना चार्ज है? 3। अब मान लो यहाँ पर टोटल 50 वो चार्ज है, तो और दिक्कत होगा। अगर हम 50 वो आवेश लेते तब और ज्यादा दिक्कत होगा। तो गॉस नियम का कहना है कि हमको अंदर और बाहर वाले को अलग-अलग सॉल्व करने का जरूरत नहीं। हमको सिर्फ क्या देखना है? अंदर। उसके अंदर में कितना चार्ज है? Q1। Q2 Q3 क्या है? बाहर। वो क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ के बाहर। तो हमको देखना क्या है? सिर्फ अंदर वाला। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q1 बटा एप्सिलॉन। बाकी जो Q2 है और Q3 है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कोई भी इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ेगा। इसके वजह से फ्लक्स होगा, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q1 बटा एप्सिलॉन। अंदर में कितना? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स। क्या करना है? फ्लक्स। तो पहला हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। यहाँ पर एक है Q4, यहाँ पर एक है Q5। तो बताओ इसका फ्लक्स कितना है? फ्लक्स निकालना। बोलो। फ्लक्स के लिए हम क्या देखेंगे? जो उसके अंदर है, जो बाहर है उसको भी देखना है नहीं। तो इसका फ्लक्स अगर हमको निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन। और यहाँ पर Q इनक्लोज मतलब अंदर में कितना भरा हुआ है? Q1 प्लस Q2 प्लस
इसका फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और नीचे में कितना एप्सिलॉन, नीचे में कितना एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन इसी पे आता है, ठीक है। ठीक है, एक सिलेंडर क्या है सिलेंडर। अब ध्यान से देखिए, हम इसके अंदर एक रख दिए 5 कूलम का चार्ज, एक रख दिए -3 कूलम का चार्ज और एक रख दिए 4 कूलम का चार्ज। इसके बाहर एक रख दिए हम 6 कूलम का चार्ज और एक वो 3 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें? चलो अब ये भी एक क्लोज फिगर दिख रहा है ना सबको, चारों तरफ से बंद है, कहीं से कोई छेद कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ से भी फ्लक्स लिखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे भी फ्लक्स लिखना चाहते हैं तो हमको देखना क्या है, इनक्लोज कितना है और नीचे में क्या होना चाहिए सर। तो बताओ इनक्लोज यहाँ पर कितना होगा, जल्दी बताओ। इनक्लोज अंदर में कितना चार्ज है, अंदर में कितना चार्ज है 6 कूलम है। देखो ध्यान से 5 4 9 9 -3 ये क्या है माइनस है, माइनस करोगे तो माइनस देना पड़ेगा ना। तो 5 4 9 9 -3 कितना होता है 6। तो इसका हो जाएगा 6 बटा एप्सिलॉन 9। ये हो गया हमारा क्या फ्लक्स, ये क्या हो गया फ्लक्स, ठीक है। लिखो जल्दी से, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। समझ में आ गया कि क्या बोला जा रहा है गॉस लॉ में। गॉस लॉ सिर्फ ये बोले ना इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, हमको देखना क्या है सिर्फ अंदर वाला, क्योंकि बाहर वाला एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, जितना जाता है उतना ही निकल जाता है, उससे ज्यादा हमको परेशानी नहीं। तो उससे बढ़िया है कि हम किसको देखें जो सिर्फ अंदर वाले को देखो, उसके मदद से जो फ्लक्स निकलेगा वही नेट फ्लक्स कहलाता है, वही क्या कहलाता है रिजल्टेंट फ्लक्स या नेट फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। चलो तो अब इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एक क्लास दूसरे से और लगेगा 4 मिनट, फिर दूसरे वाला अगला चैप्टर में तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। और एक बार